हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 कार्यपालिका का। कार्यपालिका के बारे में हम सारी चर्चा करेंगे, पूरी स्लाइड बाय स्लाइड। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है समझने के लिए, तो अंत तक इसके साथ आप जुड़े रहिए। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और ये सारे पार्ट हम क्लियर करेंगे आज ही। सिलेबस की दृष्टि से देखें तो ये चौथा चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम द एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। चैप्टर 4 कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। संसदीय और राष्ट्रपति कार्यपालिका के बीच अंतर समझेंगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद की संरचना, कार्यपालिका और प्रधानमंत्री के महत्व को समझ सकेंगे, प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कामकाज को भी समझेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज हमारे समझने के लिए। तो अंत तक आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी बड़ा हुआ है। जैसे कि हमने चर्चा करी कि आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हमारे संसदीय कार्यपालिका क्या है, संसदीय और राष्ट्रपति कार्यपालिका के बीच अंतर, भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई, और राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में या राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, इन सभी की पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। बच्चों, ये समझने वाली बात है, सरकार जो है वो सिर्फ सरकार नाम से नहीं चलती। सरकार क्या है वो समझो। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उस पर कार्य करती है, न्यायपालिका जो उन नियमों कानूनों पर अपने न्याय देती है। इन तीनों के आधार पर सरकार अपनी पूरी प्रोसेस चलाती है। तो ये 3 अंग हैं महत्वपूर्ण, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब कार्यपालिका में हम बात करें सबसे पहले, तो सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य को देखता है। मुख्य रूप से ये किस काम को देखता है? प्रशासनिक। कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकार की शाखा है। अर्थात सिंपल भाषा में समझाऊं तो कार्यपालिका क्या है? जो भी विधायिका कानून बनाती है उसके तहत ये अपने प्रोसेस आगे काम करते हैं। अगर किसी ने कानून बना दिया, आपको इस तरह चलना है, तो आप उसी तरह चलोगे ना। तो एक तरह से विधायिका जो कानून बनाती है, तो कार्यपालिका प्रशासन में वो चीजें लागू करती है। कार्यपालिका में अगर आगे हम देखें, पॉलिटिकल और स्थायी, 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, राजनीतिक और स्थायी। राजनीतिक कार्यपालिका दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार है। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब आप कहेंगे कि ये भी कार्यपालिका का हिस्सा कैसे है? तो हम बताएं आपको कि दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार है। मतलब एक तरह से कार्यपालिका, मैंने बताया आपको, एक तो पॉलिटिकल है और एक परमानेंट है। परमानेंट में आपके वो आ गए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, आईएएस, आईपीएस या सरकारी अधिकारी। और गैर परमानेंट में वो आ गए जो आपके नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण, ये सब आ गए। अब इनका कार्यकाल इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि ये 5 साल या 6 साल, कोई निश्चित नहीं है कितने साल तक ये अपनी सत्ता पर रहे, इसलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। लेकिन सरकारी अधिकारी यानी कि जो दूसरी कार्यपालिका है राजनीतिक के अलावा, उसका टेन्योर फिक्स्ड है। कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यानी कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव।
संसदीय कार्यपालिका सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। अर्थात कार्यपालिका भी दो तरीके के भेद है। संसदीय कार्यपालिका है तो ये समूह में काम करेगी, समूह के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होगी। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है तो इसमें एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व पे ही पूरा सिद्धांत आधारित प्रणाली होगी। यह हमें ध्यान रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण। अब स्थायी कार्यपालिका की बात करें। पहले हमने अस्थायी कार्यपालिका की बात की थी। अस्थायी में मैंने आपको बताया था उसमें मंत्री, नेतागण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी आते हैं और इनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता। अब हम बात करें स्थायी कार्यपालिका की, इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है। ये लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक लिखा हुआ है यानी कि सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो रोजमर्रा के कार्य हैं जिन पे इनकी ड्यूटीज लगाई हुई है उनके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में भी ये जिम्मेदार होते हैं। और लोक सेवक ये इनकी एक पदवी है। तो आप समझ गए, सबसे पहले स्थायी कार्यपालिका को समझ गए और अस्थायी कार्यपालिका को आप समझे। कार्यपालिका जैसे कि हमने चर्चा कर ली है, ये संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका। अब इनमें अंतर देखते हैं हम। संसदीय कार्यपालिका सरकार के वास्तविक प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में, वहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। संसदीय कार्यपालिका में सरकार के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और दूसरी तरफ वही सरकार का भी प्रमुख होता है। अब भारत में तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह नेता चुना जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वह विधायिका के निम्न सदन हमें बताएं तो लोकसभा, उच्च सदन, राज्यसभा। वह विधायिका के निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है। इसके ऑपोजिट देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसमें क्या होता है कि वह विधायिका के निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है तो वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का नाम मात्र का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। जहां संसदीय कार्यपालिका होती है वहां देश का नाम मात्र का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन असली सत्ता प्रधानमंत्री में रहती है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। उदाहरण ब्रिटेन और भारत। संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण है ब्रिटेन और भारत, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के उदाहरण है अमेरिका और ब्राजील। तो आप समझ गए कि अमेरिका और ब्राजील में प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत और ब्रिटेन में वास्तविक जो सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और लेकिन नाम मात्र का प्रमुख किसे बनाया हुआ है? राजा या राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति को बनाया हुआ है और ब्रिटेन में रानी को। विधायिका राजनीतिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका। सरकार के प्रमुख शासनाध्यक्ष, राज्य के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष। अब विधायिका के बाद देखिए तो किस तरह से इन्होंने बांटा हुआ है। राजनीतिक कार्यपालिका को एक तरफ इन्होंने वास्तविक कार्यपालिका बताई, एक तरफ नाम मात्र की कार्यपालिका बताई। नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्य के प्रमुख होते हैं और राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में क्या होता है? सरकार के प्रमुख होते हैं और शासनाध्यक्ष होते हैं।
अब संसदीय कार्यपालिका में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की सामान्य पावर, नॉमिनल पावर, नाम मात्र की, और प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां। संसदात्मक कार्यपालिका राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं। बहुत बार बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय कार्यपालिका की विशेषता क्या है। चाहे ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। इवन जब आप क्लास 11 12 पास कर लेंगे उसके बाद ये कंपटीशन में भी अलग अलग रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है। भारत की स्थिति बता रही है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो केवल संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। जैसे सेकंड पॉइंट में बता ही दिया है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये वास्तविक प्रधान है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक समरूपता, मंत्रिमंडल की मौजूदगी। तो ये कुछ की फीचर्स है यानी कि भारतीय कार्यपालिका के, जिनको हमें समझना है, जिसमें राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है उत्तरदायित्व यानी कि, और राजनीतिक समरूपता होती है यानी कि मिक्सचर होता है एक तरह से राजनीतिक समरूपता, और मंत्रिमंडल की मौजूदगी भी होती है। भारतीय कार्यपालिका में मंत्रिमंडल नहीं होगा तो सलाह लेंगे किससे, तो इसलिए मंत्रिमंडल की मौजूदगी होती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका। वाई वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था का अनुभव, उत्तरदायी तथा संवेदनशील, व्यक्ति पूजा पर अंकुश। तो ये 3 कारण है जिसलिए हमने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया है। कार्यपालिका में हम समझते आगे संसदीय व्यवस्था का अनुभव। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान रहे इस बात को समझें हम। संसदीय व्यवस्था का अनुभव यानी कि संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? नेता, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। वो किसको नियंत्रित कर सकते हैं? प्रभावपूर्ण तरीके से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं वो। उत्तरदायी तथा संवेदनशील। एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? दूसरा कि उत्तरदायी तथा संवेदनशील, जवाबदेही। उत्तरदायी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल, संवेदनशील मतलब हर टॉपिक से जानकार, हर टॉपिक के पहलू को उजागर करने वाली संवेदनशील। व्यक्ति पूजा पर अंकुश। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। ध्यान रहे कि संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी। ध्यान रहे, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और उसके अंडर में भी रहेगी। यानी कि विधायिका क्या कानून बन गया, जो कानून बनेगा उसे फॉलो करना पड़ेगा उसी तरीके से। उदाहरण के रूप में कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो कार्यपालिका को उसको उसी ढंग से लागू करवाना पड़ेगा जिस ढंग से कानून की व्याख्या की गई है। अपने मनमाने तरीके से वह उस कानून को नहीं लागू करवा सकती।
और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के बल पर इसे लागू करवा सकती है। इसलिए इसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 53(1) में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीन पदाधिकारी द्वारा ही करेगा। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य किया गया। अब ध्यान देने योग्य बात है, इन पॉइंट को हम समझे। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद की बात करता है। अनुच्छेद 53(1) भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में देता है। 53(1) कहता है कि भारत की जो शक्ति होगी, कार्यपालिका की शक्ति, वो राष्ट्रपति में होगी। अब उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीन पदाधिकारी द्वारा ही करेगा। मतलब उसके अंडर में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनके द्वारा ही वो शक्तियों का प्रयोग करेगा। अगला 42वें संशोधन में ये बोल दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात बाध्य होगा। तो एक तरह से यह नाम मात्र का शासक हो गया। असली शक्ति को कौन प्रयोग कर रहा है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ में आई आपको ये बात? अब इसी से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। सिंपल है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर ना हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, और महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अब बहुत बच्चे समझेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभा द्वारा कैसे होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदार ना हो, संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, राज्यों के विधानसभा यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स है भारत में, उनके एमएलएस, ये तीनों लोग यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और एमएलएस अलग अलग स्टेट्स के, ये वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप बच्चे समझ गए कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हम वोट करते हैं, क्योंकि हमने चुना एमएलए को, हमने चुना आपके एमपीज को लोकसभा के। अब लोकसभा और राज्यसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही अलग अलग राज्य के एमएलएस, ये राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तीसरा पॉइंट है महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है,
जिसमें संसद के दोनों सदनों के तथा दिल्ली पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। इन दो पॉइंटों को जरूर याद रख लेना, ये पूछ लिए जाते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकता है और महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो पावर है वो संसद के पास है और वैलिड रीजंस के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग जब लागू किया जाता है, तो उसकी भी राय रखी जाती है कि आप पर जो ये दोष है, क्या आप इससे सहमत हैं। तो बच्चों, आप क्या समझे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? इन ऑप्शंस में से कौन सा आपको लग रहा है कि आंसर सही हो सकता है? अभी हमने चर्चा करी है। आंसर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। भारत में राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? अभी मैंने पहले ही आपको इसका जवाब दिया है, महाभियोग द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। उसे केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा अपने कार्यकाल से हटाया जा सकता है। यस या नो? इसका उत्तर है यस। आगे हम बात करेंगे पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। जो राष्ट्रपति की शक्ति है अलग अलग प्रकार की है। पहली है कार्यकारी की शक्तियां, दूसरी न्यायिक शक्तियां, तीसरी विधायी शक्तियां, चौथी आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले बात करेंगे कार्यकारी शक्तियों की। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित शक्तियां। इसमें जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना एवं अन्य संबंधी शक्तियां होती हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के चुनाव आयुक्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख, इन सभी को नियुक्ति करना, ये शक्ति होती है राष्ट्रपति की। एवं राज्यों के राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। न्यायिक शक्तियां। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मींस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति। अपराधियों को दंड के कम करने अथवा स्थगित करने का अधिकार, यानी कि आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास वो अपना लेके जाते हैं कि इस क्रिमिनल की सज़ा को माफ़ कर दो या इसकी फांसी रोक दो, तो उस तरीके की ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है। मृत्युदंड को भी क्षमा करने का अधिकार होता है। ये जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर में आती हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख है।
संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुला सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उसे भंग भी कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो ये सारी पावर्स आपने देखी। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम अधिवेशन के शुरू में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हैं। जब भी एक नया सेशन चालू होता है नई लोकसभा का, तो दोनों सदनों के बीच में राष्ट्रपति संयुक्त अपना अधिवेशन देते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है। अर्थात जब तक कोई जो विधेयक है, यानी कि कोई कानून बनने की प्रोसेस में एक प्रोसेस पूरा तब कंप्लीट होता है जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें कंप्लीट हो जाए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां: मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करना, देश की समस्याओं पर विचार व्यक्त करना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकता है। नामित यानी कि अपॉइंट कर सकता है। ध्यान रहे, राज्यसभा में कितने? 12 और लोकसभा में 2। 12 सदस्य ये कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, अलग अलग क्षेत्रों में से चुन सकता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटें 1952 से 2020 के बीच एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी। इन दोनों सदनों को भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटें 2019 के 126वें संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा बंद कर दी गई, जब 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में लागू किया गया। अब बात करें तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां: बाहरी आक्रमण, युद्ध, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात स्थिति। 352 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता से उत्पन्न संकट। 356 वित्तीय संकट। 360 इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, 352, 356, 360, 4 का गैप है। 52 में जब कोई दूसरा देश भारी आक्रमण हो तब लगाया जाता है। 356 में कोई राज्य संवैधानिक रूप से ना काम कर रहा हो तब उसके सीएम को हटाकर उस स्टेट में लागू करते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरी कंडीशन में वित्तीय संकट, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए देश पर, देश कंगाल होने की स्थिति में हो, तब लागू किया जाता है ये। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार मंत्रिपरिषद की सलाह लौटा सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह ना भी मान सकते हैं। मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मतलब जो सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने दी है वह उस सलाह को नहीं मान सकते, उसे कहते हैं पुनर्विचार। को भी वो बोल सकते हैं कि इस सलाह में थोड़ी गड़बड़ी है, आप दोबारा कोई दूसरा विचार बताइए। विशेषाधिकार अर्थात वीटो पावर। संसद द्वारा पारित विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर अर्थात पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी अन्य विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं या मना कर सकते हैं।
ये राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकते हैं और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। पर उसी विधेयक को यदि संसद दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। मतलब कि एक बार तो राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर संसद ने उस बिल को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति नहीं मना कर सकते। दूसरा पॉइंट हम देखें तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी सीमा के अपने पास लंबित नहीं रख सकते। इससे राष्ट्रपति को अपने वीटो को औपचारिक तौर पर प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, पॉकेट वीटो क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। मतलब कि कोई संसद ने बिल पास करके भेजा और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, वो काफ़ी टाइम से लंबित वैसे ही कि वैसे ही पड़ा है। साल हो गए, 2 साल हो गए, 30 साल हो गए, 3 साल हो गए, इस तरह से राष्ट्रपति के पास ये लंबित करने की पावर है। अपने वीटो को औपचारिक तौर पर प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है, तो इसे पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में नियुक्ति संबंधी शक्तियां भी होती है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स भी होती है। अगर किसी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति को यह तय करना होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार 1989 से 1998 तक हुए 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। ऐसे में या तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते या सरकार का गठन करवाए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोकसभा को भंग करना पड़ा और राष्ट्रपति की विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है कि जब 1989 से 1998 लगभग 10-11 साल के बीच 4 संसदीय चुनाव हुए, उसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ना किसी गठबंधन को। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनवाए। राष्ट्रपति की भूमिका, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्र प्रमुख होता है, स्थायी कार्यकाल होता है, यानी कि 5 साल जब एक बार चुन लिया तो 5 साल तो फिक्स्ड रहेंगे ही रहेंगे, अगर आकस्मिक मृत्यु ना हो तो। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है, सांकेतिक रूप से पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर सके, एक तरह से हेड के रूप में प्रेसिडेंट ही बोले जाते हैं भारत में भी, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति की स्थिति, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना तो शासक होता है और ना ही शासन करता है। यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा वाद संवाद में ये बात कही थी। ये राष्ट्रपति की हमारी फोटोज है, पुराने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में एक और बात की गई है। स्वर्गीय राष्ट्रपति वीवी गिरी के अनुसार राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर नहीं कहा जा सकता। यदि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक मंत्रिमंडल संसद और राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे सरकार के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए, ऐसा वीवी गिरी ने कहा था। अब अभी तक हमारे सबसे पहले से प्रधान राष्ट्रपति से लेके वर्तमान के राष्ट्रपति तक पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें नेम और टेन्योर दोनों दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में तो वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लाइक प्रेसिडेंट। कार्यकाल 5 वर्ष। संसद के दोनों सदनों के सदस्य
द्वारा निर्वाचित होते हैं ये भी। वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है ये। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि एक तरह से राज्यसभा के मेन सभापति के रूप में भी ये उपराष्ट्रपति ही काम करते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखवाते हैं, राज्यसभा की कार्यसूची तैयार करवाते हैं, निर्णायक मत देने का अधिकार इनके पास होता है, यानी कि किसी पॉइंट पर मत अगर अटक गया तो इनके पास भी वोट का पावर है, जिसको डिसीजन इधर या उधर पलट सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत में से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के मामले में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट में राष्ट्रपति ना हो तो वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट एज अ वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति बी.डी. जट्टी 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इंपॉर्टेंट बात है ये। बी.डी. जट्टी ये भारत के उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट है। सबसे पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, आप देख सकते हैं। ऑल द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विथ फोटोज। अब क्विज टाइम है हमारा। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, बताइए इसमें ऑप्शंस देख के। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्वेश्चन, वीटो पावर का क्या अर्थ है? वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? तो वीटो पावर विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब करना। क्वेश्चन थर्ड, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ध्यान रहे, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्र का तो राष्ट्रपति होता है और राज्य का राज्यपाल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब आपके लिए गृह कार्य है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, डिस्कस करी हैं, आप उसको क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया? भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? भारत के राष्ट्रपति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आदि। तो इस तरह पूरा हमारा जो चैप्टर है अच्छे से हमने डिस्कस करा, अच्छे से समझा, और लास्ट में एक कोटेशन भी है, ये भी आप सुने। ए लाइफ ऑफ ए जॉय एंड हैप्पीनेस इज ए पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। इसको अपने जीवन में यथार्थ के रूप में लागू कीजिए और अपनाइए। नॉलेज से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी तरफ से गुड बाय। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन बच्चों के लिए यह वीडियो उपयोगी है उन तक ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स तक ये पहुँचाएं, और इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। अभी के लिए धन्यवाद।